बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 7550 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ में एक बड़ा रोड शो करने के अलावा जनजातीय महासभा को भी संबोधित किया। वहीं झाबुआ में जनजातीय महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ देर पहले मैंने झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कहा कि विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है, भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? भाई और बहनों, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा
आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। पंजाब में कांग्रेस की पहली कन्वेंशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, सांसद मनीष तिवारी, अमर सिंह, पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, राजा वेडिंग, राजकुमार चब्बेवाल ने स्वागत किया। कांग्रेस के कई नेता रैली में शामिल हुए। बड़े बड़े कॉरपोरेट को जमीन देने का कानून उन्होंने लाया। जैसा पहले राजा महाराजाओं के पास हजारों एकड़ जमीन रहती थी, अब नए महाराजा निकले। ये कॉरपोरेट अदानी, अंबानी, वो फलाना फलाना हजार एकड़ ले रहे इंडस्ट्री के नाम पे, और सीड ग्रोइंग के नाम पे, हॉर्टिकल्चर के नाम पे हजारों एकड़ गवर्नमेंट से एक्विजिशन करके अपने कब्जे में लेकर वो बड़े बन रहे हैं। तो भाइयों, आपको ये मालूम होना चाहिए मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कहा, आतंकवादी का, और उन्होंने आंदोलन जीवी, अरे जीने के लिए वो आंदोलन करते हैं, कुछ दिलाने के लिए नहीं, ऐसा किसानों के लिए उन्होंने कहा। क्या ऐसे पार्टी को पंजाब में वोट मिलेंगे, वोट देंगे? आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समर्थ करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहा है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसिल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं। कांग्रेस ने नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद निष्कासित कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से नाराज होकर बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले रामराज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था वो सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं, और अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और देश के हित में अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है कि उन्होंने मोदी से नफरत करते करते पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुले हुए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ
मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है? इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। मैं छात्र जीवन से। तो वहीं लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम लला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ ही हम अपने दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सफा हो गई। भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा 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 सफा हो जाएगी। बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के गोसई-सीपुर गांव से है ये खबर, जहां एक मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक बुजुर्ग के घर धावा बोल दिया और 65 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी। साथ ही बुजुर्ग के बेटे को उसका पैर फरसे से अलग कर दिया और बुजुर्ग की बहन को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बेटे और बहन को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में आईजी आर.के. भारद्वाज ने संज्ञान लिया है और बताया जा रहा है कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ भी जारी है। देखिए, कलवारी थाना क्षेत्र में आज दोपहर को 9:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली है, जिसके अंदर में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। झगड़े के उपरांत एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक दूसरे व्यक्ति की चोट लगी है। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो अभियुक्तगण है वो उनसे पुलिस की हिरासत में है। आपकी बात सही है कि इससे पहले पुलिस के लगभग 1 महीना पूर्व में कोई विवाद हुआ था और उसके अंदर में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी को भी इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।
हम सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वाले नहीं है। हम हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आज आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, आदेश है, तो उसमें हम जा रहे हैं। कल वहाँ पे अगर हमारी दुनिया की सबसे अच्छी मस्जिद बनती है तो कल हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत दिल्ली के कई अनाधिकृत कॉलोनियों को केंद्र सरकार ने मालिकाना हक दिया था, तो वहीं कुछ अनाधिकृत कॉलोनियों पीएम उदय योजना के दायरे में नहीं आई थी, जिसकी वजह से उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला था। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के 69 अधिकृत कॉलोनी के लोगों ने हजारों की संख्या में शांति मार्च निकाला। वहीं इस दौरान लोगों ने कॉलोनी को पास करने और मालिकाना हक देने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। आगरा के थाना न्यू आगरा भगवन टॉकीज न्यू लॉयर्स कॉलोनी से एक मामला सामने आया है, जहां घर के अंदर 3 डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद डीसीपी सिटी सहित थाने का फोर्स मौके पर पहुंची। तो वहीं हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही। बताया जा रहा है कि युवक का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला और 12 साल का बेटा और मां कमरे में मरे हुए मिले। अगली खबर बदायूं से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि मजदूरों से भरा टेम्पू अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसमें 2 की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना सिविल थाना क्षेत्र के भरकैया भट्टे के पास की बताई जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 35 केंद्रों पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरओ एआरओ की परीक्षा हुई। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर पट्टी इलाके का एक अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल कर रहा था, जिसकी सूचना केंद्र व्यवस्थापक को हुई तो तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पकड़े गए अभ्यर्थी के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल सिम के साथ तमाम उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। तभी लालगंज थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और गैंग में कितने लोग शामिल हैं उसकी भी पड़ताल की जा रही है। साथ ही ये भी बताया गया कि पकड़े गए अभ्यर्थी से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां नागलोई इलाके के एक होटल से 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस के शव के पास से कुछ नशीले पदार्थ बरामद हुए, जिसके लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। खबर दिल्ली के अलीपुर से है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई। साथ ही आग ने आसपास के गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।